आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम, यानी कि जो प्रीपोजिशंस टाइम बताते हैं, ये बताते हैं कि कौन सी चीज़ कब होगी। यदि कोई काम होने वाला है तो वो कब होगा, समय जो बताता है उसे ही कहते हैं प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम। अब उससे पहले फटाफट से रिकैप कर लेते हैं और जान लेते हैं कि आखिर प्रीपोजिशंस होते क्या हैं। तो प्रीपोजिशंस वो वर्ड या वर्ड फ्रेज है जो ये बताता है कि नाउन या प्रोनाउन का टाइम क्या है, डायरेक्शन क्या है, या फिर किसी ऑब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करता है, उसका प्लेस या लोकेशन बताता है। तो बेसिकली बिना प्रीपोजिशंस के कोई भी सेंटेंस इंग्लिश का अधूरा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बच्चे को सिखाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसी कारण से हमने नई सीरीज़ को शुरू किया है जिसमें हम प्रीपोजिशंस को पार्ट बाय पार्ट सीख रहे हैं। इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस बताया था। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर आपको उसका लिंक दिखाई दे रहा होगा, जिस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम, यानी कि कौन कौन से प्रीपोजिशंस हैं जो टाइम बताते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट या पर्सन का। तो ये वो प्रीपोजिशंस हैं जिनका इस्तेमाल किसी भी ऑब्जेक्ट या पर्सन का टाइम बताने के लिए, यानी समय बताने के लिए होता है कि वो चीज़ या वो काम कब होने वाला है। जिनमें से पहला है एट, इन, ऑन, फॉर, सिंस, बाय, इसके बाद है ड्यूरिंग या विद इन, और है अनटिल या टिल। तो इन सब का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, कब करते हैं और कहाँ करते हैं, ये आगे हम सीखेंगे। तो अभी हम जानेंगे कि एट का यूज़ कब होता है। तो एट प्रीपोजिशंस कहाँ लगते हैं, जहाँ पे स्पेसिफिक टाइम की बात हो रही है, यानी कि हम एक्यूरेट ये समय दे रहे हैं कि इस समय को मैं मिलूँगा या इस समय ये काम होगा। तो जब स्पेसिफिक कोई टाइम बताना होता है तब हम एट का यूज़ करते हैं। जैसे 9 o'clock है, 7 o'clock है, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम दे रहे हैं कि इस टाइम में ये काम होना है या इस टाइम में मैं मिलूँगी या इस टाइम में मीटिंग होना है, एक एक्यूरेट टाइम दे रहे हैं। इसके अलावा समय कौन से समय के लिए यूज़ होता है, जैसे सुबह उठते हैं, मॉर्निंग टाइम, बेड टाइम, इसके लिए भी आप एट का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एट सनसेट, सनराइज, इसके लिए भी एट का यूज़ होता है। एट ब्रेकफास्ट, तो जो हम पर्टिकुलर समय बताते हैं ना, स्पेसिफिक टाइम फिक्स है कि इस टाइम में मैं मिलूँगा, तो उसके लिए हम एट का यूज़ करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स देख के इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे है द टेम्पल लुक्स ब्यूटिफुल एट सनसेट, यानी कि जब सूर्य डूबता है तो उस वक्त जो मंदिर है वो बहुत ही खूबसूरत दिखता है। तो यहाँ पर हम एक स्पेसिफिक टाइम बोल रहे हैं कि सूर्यास्त के समय, सनसेट के समय हमारा जो मंदिर है वो बहुत ही सुंदर दिखता है। तो इस तरीके से आपको बच्चे को समझाना होगा कि जब हम किसी स्पेसिफिक टाइम की बात कर रहे हो तो वहाँ पर आपको प्रीपोजिशन कौन सा यूज़ करना है, एट का यूज़ करना है। जैसे आई विल सी यू एट 7, हम कहते हैं ना कल हम 7 बजे मिलेंगे या कल 6 बजे मिलेंगे, तो हमने एक स्पेसिफिक टाइम दिया अगले को, कितने बजे मैं आपसे मिलूँगा, तो वहाँ पर हमें एट यूज़ करना है। जैसे आई विल सी यू एट 7, मैं आपसे कब मिलूँगा, 7 को, 7 बजे मिलूँगा आपसे। सेम वैसे ही आई विल सी यू एट ब्रेकफास्ट, मैं कब आपको मिलूँगा, ब्रेकफास्ट के समय, यानी कि सुबह नाश्ते के समय मैं आपको मिलूँगा। यानी कि हम एक स्पेसिफिक टाइम अगले को दे रहे हैं कि कब हम उससे मिलने वाले हैं। तो बच्चे को सिंपली आपको ऐसे ही समझाना है कि बेटा जब किसी स्पेसिफिक टाइम की बात हो रही हो, पर्टिकुलर टाइम की बात हो रही है, तो वहाँ पर हम एट का यूज़ करते हैं। वो टाइम के लिए भी हो सकता है, यानी 9 o'clock, 7 o'clock के लिए भी यूज़ हो सकता है। इसके अलावा बेड टाइम, मॉर्निंग टाइम, सनसेट, सनराइज या ब्रेकफास्ट वगैरह टाइम के लिए भी यूज़ हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रीपोजिशंस के, जो है इन। अब इन का इस्तेमाल कब होता है, इन का इस्तेमाल होता है मंथ, ईयर, सेंचुरीज, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, या फिर सीज़न, वीक, सिटी, पास्ट और फ्यूचर के टाइम के लिए। इसके अलावा दिन के किसी स्पेशल टाइम के लिए भी यूज़ होता है, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग। ठीक है, अभी बच्चे को मैं कैसे समझाना है कि जब भी आप कोई महीना, साल, सेंचुरी यानी सदी बता रहे हैं, या कोई लंबा समय बता रहे हैं, कोई सीज़न बता रहे हैं, फॉर एग्जांपल विंटर है, समर है, रेनी सीज़न है, कोई वीक बता रहे हैं, सिटी बता रहे हैं, या फिर पिछले समय का कोई बता रहे हैं या आने वाले समय के बारे में बात कर रहे हैं, दिन के किसी स्पेशल टाइम की बात कर रहे हैं, जैसे मॉर्निंग होता है, इवनिंग होता है, नाइट के लिए इनका इस्तेमाल नहीं होता है। यहाँ बच्चे को आपको क्लियर कर देना है कि मॉर्निंग, इवनिंग के लिए तो आप इनका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन नाइट के लिए कभी भी इनका इस्तेमाल नहीं होता। नाइट के लिए, नाइट के समय के लिए हम एट का इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं, एट। ये चीज़ बच्चे को आपको क्लियर करना है कि रात के समय के लिए आपको सिर्फ एट यूज़ करना है, इन का यूज़ नहीं करना। इसके अलावा दिन के किसी भी स्पेशल टाइम के लिए आप
इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं इन विंटर, इन लंदन, इन 20 ईयर्स टाइम। मैंने क्या कहा, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जब हम 20 ईयर्स की बात करें तो ये क्या लंबा समय हो गया। इसके अलावा हम पास्ट के समय की बात कर रहे हैं, 20 साल पहले, ठीक है। या 1989 भी हो सकता है, इन 1989, यानी कि ये किसके बारे में बात कर रहा है, कोई साल के बारे में। इन नवंबर मंथ, तो इसके लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं। अभी कुछ एग्जाम्पल्स लिख के बच्चे को समझाने की कोशिश करेंगे ताकि उसे समझ में आ सके कि इनका यूज़ हमें कहाँ करना है। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिख रखे हैं। आई ऑलवेज वॉच टीवी इन द इवनिंग। मैं हमेशा शाम के समय टीवी देखता हूँ। यानी कि हमने क्या बताया, दिन के किसी खास समय की बात की है, वो है इवनिंग, ठीक है। इसलिए यहाँ पर इनका इस्तेमाल हुआ है। माई बर्थडे फॉल्स इन विंटर। मेरा बर्थडे कब आता है, विंटर के समय आता है। हमने एक सीज़न की बात की, तो यहाँ पर हमने इनका इस्तेमाल किया। माई ब्रदर लिव्स इन मुंबई। मेरा भाई कहाँ रहता है, मुंबई में रहता है। हमने सिटी की बात की तो हमने इनका इस्तेमाल किया। तो इस तरीके से बच्चे को आप कुछ एग्जाम्पल दे के क्लियर करवाएंगे कि किस लिए हम इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी नेक्स्ट प्रीपोजिशंस है ऑन। तो चलिए जानते हैं ऑन का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। अभी ऑन प्रीपोजिशंस का इस्तेमाल हम करते हैं किसके लिए, डेज के लिए, डेट्स के लिए, या फिर स्पेशल डेज के लिए। अब ये स्पेशल डेज क्या होते हैं, स्पेशल डेज होते हैं जैसे दिवाली हो गया, आपका होली हो गया, जो स्पेशल दिन होता है उसके लिए हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। प्लस डेज यानी कि दिन बताने के लिए यूज़ करते हैं, और डेट यानी कि दिनांक, तारीख बताने के लिए भी हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिख रखे हैं, जैसे ऑन बर्थडे। अब बर्थडे क्या है, मेरा स्पेशल दिन है, तो वहाँ पर आप ऑन लगा सकते हैं। ऑन दिवाली स्पेशल डेज है, न्यू ईयर भी स्पेशल है, तो वहाँ पे ऑन लगाया हमने। ऑन 25 दिसंबर, यहाँ पर हम एक डेट दे रहे हैं, तो डेट के लिए ऑन लगाया हमने। ऑन फ्राइडे, यहाँ पर भी हम ऑन लगाएंगे क्योंकि हम फ्राइडे की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न आपको हो सकता है कि अभी आपने बताया कि जब भी वीक हो तो आप इनका इस्तेमाल करें, तो फिर यहाँ पे ऑन क्यों है। तो ऑन किस लिए है, अगर मैं कहूँ कि फ्राइडे के दिन मेरा बर्थडे है या फ्राइडे के दिन शादी है, तो फ्राइडे एक स्पेशल डे में आ गया, तब हम वहाँ पे ऑन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि स्पेशल डेज बताने के लिए हम ऑन यूज़ करते हैं। बट इन जनरल हम बता रहे हैं किसी चीज़ के बारे में कि फ्राइडे को होने वाली है, तो वहाँ पर हम इनका इस्तेमाल करेंगे। अभी कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसके लिए। मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिख रखे हैं, जैसे आई हैव अ मीटिंग ऑन 3 जुलाई। यहाँ पर मैं एक डेट की बात कर रही हूँ, 3 जुलाई की, तो यहाँ पर ऑन लगाया गया है। आई एम गोइंग देयर ऑन सैटरडे। मैं वहाँ पर कब जाने वाली हूँ, सैटरडे को जाने वाली हूँ, यानी कि मैंने एक स्पेशल डे को चुना है कहीं पर जाने के लिए, तो यहाँ पर हमने क्या लगाया है, ऑन लगाया है। अभी नेक्स्ट है आई वॉन्ट टू गो फॉर अ हॉलीडे ऑन माई बर्थडे। मैं छुट्टी पर जाना चाहती हूँ, कब, मेरे बर्थडे पर। तो बर्थडे क्या हो गया, स्पेशल डेज हो गया, इसलिए यहाँ पर क्या लगा है, ऑन। अभी नेक्स्ट है डू यू वर्क ऑन ट्यूसडे। मैं पूछ रही हूँ कि क्या तुम ट्यूसडे को भी काम करते हो, यानी कि एक स्पेशल दिन की बात कर रही हूँ कि क्या तुम इस दिन भी काम कर रहे हो, तो फिर यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे। क्या आप ट्यूसडे को भी काम करते हो, तो यहाँ पर क्या लग गया, ऑन लग गया। तो इस तरीके से आपको बच्चे को क्लियर कर देना है कि जब भी डेज, डेट्स या फिर स्पेशल डेज की बात कर रहे हो तो हम वहाँ पर क्या लगाते हैं, ऑन का यूज़ करते हैं। अभी नेक्स्ट प्रीपोजिशन है हमारा फॉर। अब फॉर का मतलब तो हम जानते हैं के लिए होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, ये आगे हम सीखेंगे। अभी देखिए फॉर का इस्तेमाल कब होता है, तो फॉर का इस्तेमाल होता है पीरियड ऑफ टाइम। मतलब अगर हम किसी छोटे से दिन या बड़े दिन, मतलब पीरियड की बात कर रहे हैं, कहना मतलब है कि इस समय में या यहाँ से यहाँ तक के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ, यहाँ पर जा रहा हूँ, तो उसके लिए हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे मैं कह रही हूँ आई विल बी देयर फॉर 5 डेज। मैं वहाँ पर रहूँगी कितने दिन के लिए, 5 डेज़ के लिए, यानी कि मैंने एक पीरियड ऑफ टाइम दिया कि 5 दिन के लिए मैं वहाँ पर रहूँगी, तो उसके लिए हमने क्या यूज़ किया, फॉर का यूज़ किया, ठीक है। मतलब जब हम कोई टाइम देते हैं, कोई पीरियड ऑफ टाइम देते हैं कि यहाँ से यहाँ तक, यानी इतने दिन से इतने दिन के लिए मैं रहूँगी या इतने दिन से इतने दिन के लिए मैं काम करूँगी, तो वहाँ पे हम फॉर का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर है आई विल डू दिस जॉब। मैं इस काम को करूँगा कितने दिन के लिए, फॉर 6 मंथ्स के लिए, यानी कि सिर्फ 6 महीने के लिए मैं इस काम को करूँगा। तो जब भी पीरियड ऑफ टाइम दिखाई दे तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, फॉर का इस्तेमाल करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अभी नेक्स्ट है सिंस।
जिसके बारे में ऑलमोस्ट बच्चों ने सुन रखा है। सिंस का मतलब होता है जब हम किसी पुराने समय की बात कर रहे हो, ठीक है। तो सिंस का यूज़ कहाँ करना है, कैसे बच्चे को सिखाएंगे। सिंस का इस्तेमाल कब होता है, जब हम किसी काम के स्टार्टिंग समय की बात कर रहे हो, यानी कि वो काम कब शुरू हुआ था। जैसे यहाँ पर कहा जा रहा है रीना हैज़ बिन डांसिंग सिंस 7 AM, मतलब सुबह के 7 बजे से रीना डांस कर रही है। तो हम क्या बता रहे हैं कि वो काम कब से शुरू किया गया है। जैसे यहाँ पर है आई हैव बिन वर्किंग विद दिस कंपनी सिंस 2001, यानी कि साल 2001 से मैं इस कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ। तो हमने यहाँ पे बताया कि कंपनी के साथ काम कब से कर रहा हूँ, 2001 से। रीना डांस कब से कर रही है, सुबह के 7 बजे से। तो जब भी किसी काम या किसी चीज़ का शुरुआत का समय दिखाया जाता है तब हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है क्या, बाय। अब बाय का इस्तेमाल कब होता है, बाय का इस्तेमाल होता है मम्मी के लिए। मम्मी के लिए नहीं होता, इसलिए मैंने ये कहा क्योंकि मम्मी हमेशा कहती है ना। इसे देखिए ऐसे याद रखना है, बच्चे को आपको ऐसे समझाना है कि बाय मम्मी के लिए यूज़ भी होता है। क्यों होता है, मम्मी कहती है ना इतने बजे तक घर आ जाना वरना टांगे तोड़ दूंगी। तो इससे से आपको याद दिलाना है बच्चे को कि बाय का यूज़ होता है डेडलाइन के लिए। जब हम किसी काम का या किसी चीज़ का डेडलाइन देते हैं कि इतने समय तक हो जाना चाहिए, इतने बजे तक नहीं घर लौटी तो हाथ पैर तोड़ दूंगी। तो यहाँ पर हमने क्या किया, डेडलाइन दे दिया। तो जब हम डेडलाइन देते हैं तो वहाँ पर हम बाय का यूज़ करते हैं। इसके अलावा यात्रा के साधन, जो हम लोग का ट्रैवलिंग का जो साधन होता है, जो सोर्स होता है, उसके लिए भी हम बाय का यूज़ करते हैं। अभी यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि डेडलाइन का मतलब होता है कि उतने बजे तक ही आना है, उससे पहले भी हो सकता है। अगर हमारी मम्मी हमें कहती है कि 6 बजे तक घर आ जाना वरना पैर हाथ तोड़ दूंगी, तो ज़रूरी नहीं कि आपको 6 बजे ही आना है, आप 6 बजे से पहले भी आ सकते हैं। तो बाय कब यूज़ होता है, जब डेडलाइन तो है ही लेकिन वो काम उससे पहले भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि उतने बजे या उतने समय में ही होगा। जैसे यहाँ पर है दिस वर्क विल बी डन बाय टुमारो, ये काम कब होगा, कल हो जाएगा। तो ज़रूरी नहीं कि कल ही होगा, कल से पहले भी हो सकता है। यू हैव टू कम होम बाय 6 PM, आपको कहा गया कि तुम्हें 6 बजे तक घर चले आना है। तो ज़रूरी नहीं कि आप 6 बजे ही आएँ, आप 6 बजे से पहले भी जा सकते हैं। आई विल कम बाय ट्रेन, मैं किससे आऊँगा, ट्रेन से आऊँगा। यहाँ पर यात्रा का साधन है तो हमने क्या इस्तेमाल किया, बाय। यानी कि डेडलाइन और यात्रा के सोर्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बाय। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि ज़रूरी नहीं कि डेडलाइन तक ही हो, डेडलाइन से पहले भी वो काम हो सकता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट प्रीपोजिशन है क्या, ड्यूरिंग या विदिन। जो सुनने में ड्यूरिंग विदिन थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है लेकिन दोनों का मीनिंग ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें समझने की ज़रूरत है कि कहाँ पर ड्यूरिंग और कहाँ पर विदिन लगाना है। तो ड्यूरिंग हम लगाते हैं करेंट टाइम के लिए। जैसे हम अगर कह रहे हैं कि कोई काम चल रहा है, उसके बीच में कुछ हो गया, यानी कि वो चलते काम में कुछ हुआ है, तो हम वहाँ पर ड्यूरिंग का यूज़ करते हैं। और विदिन कब यूज़ करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि अगर हमें कोई डेडलाइन मिल रहा है कि इतने दिन के अंदर इस काम को करना है या उतने दिन के अंदर उस चीज़ को कर रहे हैं, तो हम वहाँ पर यूज़ करते हैं विदिन। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स दे के क्लियर करते हैं। यू विल रिसीव माई मेल विदिन 2 days, तुम्हें 2 दिनों के अंदर मेरा ईमेल मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, उतने दिन के अंदर, कितने दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर। तो इसके लिए विदिन का इस्तेमाल हुआ है, यानी कि हमने एक पीरियड ऑफ टाइम दिया है, किसके लिए, मेल भेजने के लिए। सेकेंड है आई मेट हिम विदिन ड्यूरिंग माई हॉलीडेज़। अभी आप बताइए कि इन दोनों में से कौन सा हमें यूज़ करना है। मैंने कहा कि मैं उससे मिली, कब मिली, हॉलीडे पर। तो मेरा हॉलीडे जो है वो भी चल रहा है और मैं उसमें उससे मिली, तो यहाँ पर हमने ड्यूरिंग का इस्तेमाल करना है। यानी कि मैं कहना चाह रही हूँ कि अपनी हॉलीडे के दौरान, हॉलीडे जब मेरा चल रहा है तो उसके बीच में मैं किससे मिली हूँ, उससे मिली हूँ। आई मेट हिम ड्यूरिंग माई हॉलीडेज़, अपने हॉलीडे के दौरान मैं उससे मिली हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है वी हैव टू फिनिश दिस वर्क ड्यूरिंग विदिन 2 hours। अब आप बताइए इन दोनों में से किसका यूज़ करना है। वी हैव टू फिनिश दिस वर्क, हमें ये काम ख़त्म करना है, कब तक, 2 घंटे के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, विदिन। आई हैव टू या वी हैव टू फिनिश दिस वर्क विदिन 2 hours, यानी कि 2 घंटे के अंदर हमें एक काम को ख़त्म करना है। तो बच्चे को आपको समझाना इस तरीके से कि बेटा ड्यूरिंग और विदिन दोनों का सिमिलर मीनिंग होता है, बस ड्यूरिंग होता है करंट टाइम के लिए, यानी कि अगर हम कुछ कर रहे होते हैं तो उसके लिए हम ड्यूरिंग इस्तेमाल करते हैं, और विदिन
जब हम बता रहे हैं कि इतने दिन के अंदर या इतने महीने के अंदर या इतने घंटे के अंदर उस काम को या उस चीज़ को करना है, तो वहाँ पर हमने विद इन का इस्तेमाल करना है। अभी नेक्स्ट प्रीपोजिशंस हैं टिल और अनटिल, जिसका भी सिमिलर मीनिंग होता है, इसलिए हम इसे भी बहुत ही बारीकी से समझेंगे और बच्चे को फिर वैसे ही समझाएंगे। अब बात कर लेते हैं टिल या फिर अनटिल की, जिसका मतलब बिल्कुल सेम होता है। यानी कि अगर किसी सेंटेंस में आप टिल के जगह पे अनटिल लिखते हैं तो भी वो बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। इन दोनों का मीनिंग होता है एंड ऑफ टाइम, यानी कि किसी काम को कब तक करना है, कब तक वो काम ख़त्म होगा, ये बताने के लिए हम टिल या फिर अनटिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिख रखे हैं। यहाँ पे लिखा है वी वर्क्स टिल 8 o'clock। हम लोग कब तक काम करते हैं? 8 o'clock तक। जैसे हम किसी कंपनी में अगर काम करते हैं तो 8 बजे तक का हमारा समय होता है काम करने का, उसके पहले तो हम निकल नहीं सकते। 8 बजे तक हमें काम करना ही होता है, यानी कि हम बता रहे हैं कि कब तक उस काम को करना है, एंड ऑफ टाइम बता रहे हैं। तो इसके लिए हमने टिल का इस्तेमाल किया। वी वर्क्स टिल 8 o'clock। जैसे यहाँ पर है यू कैन प्ले टिल 4 o'clock, यानी कि तुम 4 बजे तक खेल सकते हो। हमने यहाँ पर खेलने का समय क्या बताया है, एंड ऑफ टाइम क्या बताया है, 4 बजे तक। तो यहाँ पर हमने टिल का इस्तेमाल किया है। जैसे आई वॉन्ट टू वॉच TV until 9 tonight। मैं बता रही हूँ कि मैं आज रात के 9 बजे तक TV देखूँगी। मैंने क्या बताया, कब तक TV देखूँगी? रात के 9 बजे तक। इसके लिए until का यूज़ हुआ है क्योंकि हम रात के 9 बजे तक TV देखने वाले हैं। जैसे वी प्ले टिल 6 PM। हम कब तक खेले? 6 बजे तक खेले। हमने यहाँ पे बताया कि हमारा जो खेलना है वो कब ख़त्म हुआ? 6 बजे तक, यानी कि 6 बजे तक हम खेले हैं। तो यहाँ पर हमने टिल का इस्तेमाल किया। इस तरीके से आप अपने बच्चे को बहुत इजीली पार्ट बाय पार्ट प्रीपोजिशन सिखा सकते हैं, ताकि आगे चल कर उसे समझने में कोई कन्फ्यूज़न ना हो। अगर एक ही बारी में बच्चे को समझाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो आप उसे पार्ट बाय पार्ट समझाइए, ताकि बच्चे को दिमाग में फिट हो जाए कि उसे कौन से चीज़ के लिए कौन सा प्रीपोजिशन इस्तेमाल करना है। इससे बच्चे को बहुत आसानी हो जाती है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और हमारे चैनल हैप्पी पेरेंटिंग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।